आज चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष हमारे साथ में मौजूद हैं और आज उनके साथ में चुनावी चर्चा होगी। विधानसभा जो चुनाव है वो लगातार जिसमें प्रत्याशी अपना परचम लहराने के लिए बेताब हैं, तो उस बेताबी को जाहिर करने के लिए आज हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष हमारे साथ में मौजूद हैं। उनके साथ में चुनावी चर्चा करते हैं। आइए सुनते हैं क्या है उनकी बात, क्या है उनकी आपके लिए राय। सबसे पहला हमारा आपसे सवाल जो है वो समाजवादी पार्टी की ही तरफ है या कुछ भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में भी इस बार कन्नौज की विधानसभा की जो सीट है वो आने वाली है? जैसा कि आपने कहा समाजवादी गढ़ तो पिछले चुनाव में ही समाप्त हो चुका है। पिछले विधानसभा चुनाव जब थे तो हमने देखा कि हमारे जो जनपद की जो 3 विधानसभाएं हैं, छिबरामऊ, तिरवा और कन्नौज सदर, इनमें से हमने छिबरामऊ विधानसभा, तिरवा विधानसभा दोनों में जीत हासिल की। छिबरामऊ में विधानसभा में एक बड़े अंतर से जीत हासिल की और कन्नौज सदर जहाँ बहुत ही मामूली अंतर से चुनाव हारे। चुनाव हमारा 97,000 वोटों के ऊपर गया। मतदाताओं ने भरपूर सहयोग किया भारतीय जनता पार्टी का। हाँ, कभी होता है कि प्रत्याशी जब 3 दल लड़ते हैं, वहां पर बसपा का प्रत्याशी शायद कुछ कमजोर रह गया, वहां पर तीसरे प्रत्याशी को ना के बराबर वोट मिला, उनकी जमानत भी जब्त हुई। हो सकता है वो कारण रहे हो, लेकिन हमारे प्रत्याशी ने पिछला चुनाव भी जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतारा था बनवारी लाल दोहरे जी के रूप में, उन्होंने भी चुनाव बहुत अच्छा लड़ा था। 1 लाख के आसपास गए, 97,000 प्लस वोट पाया। और इसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो हमने कन्नौज लोकसभा की सीट भी जीती। यानी गढ़ की बात है, गढ़ तो हमने उनका विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव तक 2019 के लोकसभा चुनाव तक उनका गढ़ समाप्त कर दिया था, जो समाजवादी गढ़ माना जाता है। और रही बात इस बार चुनाव की, कन्नौज सदर विधानसभा प्रत्याशी चेहरा नया है, लोग कह सकते हैं चेहरा नया है, लेकिन कहने को चेहरा नया है। असीम अरुण जी कानपुर कमिश्नर रहे, अब उन्होंने बीआरएस लिया, चुनाव लड़ने आए। वो उन्होंने अभी तक खादी के माध्यम से लोगों की सेवा की, अब वो खादी के माध्यम से उनकी एक ईमानदार छवि है। आज उनको कन्नौज ही नहीं पूरा भारत जानता है, पूरा भारत जानता है। और कन्नौज की सीट वीवीआईपी सीट बन चुकी है। सभी की निगाहें कन्नौज सदर सीट पर हैं और हम निश्चित रूप से कन्नौज सदर भी जीतेंगे। कन्नौज सदर के साथ साथ कन्नौज जनपद की तीनों विधानसभाएं जीतेंगे। और समाजवादी गढ़ जो पहले भी समाप्त हो चुका मैंने कहा, और इस बार कन्नौज सदर के रूप में आज जो विधानसभा हम नहीं जीत पाए वो जीत करके समाजवादी कन्नौज के गढ़ में उनके ताबूत में आखिरी की लड़ने का काम करेंगे। अभी जब विधानसभा का चुनाव के लिए जब सभी लोग लाइन कतार में खड़े हुए थे, टिकट की मांग कर रहे थे लगातार पार्टियों से, तो बनवारी लाल दोहरे जी पिछले कई सालों से चुनाव लड़ते चले आए हैं। उन्होंने जब कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं था तब उन्होंने सींचा है, तो कन्नौज विधानसभा में बनवारी लाल दोहरे जी को टिकट न देकर किसी अन्य प्रत्याशी को, क्या बनवारी लाल दोहरे जी उतना अच्छा चेहरा नहीं थे जो असीम अरुण जी को टिकट दिया गया? बनवारी लाल जी ने पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 7 बार विश्वास जताया और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 7 बार टिकट दिया। और इसमें कोई संदेह नहीं कि बनवारी लाल दोहरे जी ने भारतीय जनता पार्टी को उस समय पर सींचा जब भारतीय जनता पार्टी इस कन्नौज जनपद में कमजोर थी। भारतीय जनता पार्टी जब यहाँ पर उनका गढ़ समाप्त हो रहा था, जैसा कि आपका ही मानना है, तमाम लोगों का मानना है कि उस समय भी वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे। हाँ, कई बिल्कुल उनके पास जब भारतीय जनता पार्टी अपना अस्तित्व खोती हुई नजर आ रही थी, उस समय उनके पास कई अफसर भी ऐसे आए, कई प्रलोभन दिए गए दूसरे दलों के द्वारा, समाजवादी पार्टी द्वारा, बहुजन समाज पार्टी द्वारा, लेकिन उन्होंने उन प्रलोभन को स्वीकार नहीं किया और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। और यही कारण था, उनकी यही निष्ठा थी कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको लगातार 7 बार टिकट दिया। और पिछली बार जब उन्होंने चुनाव लड़ा, उनकी यही मेहनत रंग लाई और वो सत्ता। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसके पीछे कई चीजें सोची होंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस सिपाही ने भारतीय जनता पार्टी को निस्वार्थ इस निष्ठा के साथ इतनी सेवा की है, भारतीय जनता पार्टी ने उस सिपाही के लिए भी कुछ ना कुछ बेहतर सोच रखा होगा। जी देखिए, अभी कुछ दिन पहले जब बनवारी लाल दोहरे जी की जब टिकट कटी थी तो उनकी एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, अमित शाह जी के साथ में मिलने गए, तो क्या कहीं ना उन्हें डर सता रहा है? किस बात का डर सता रहा है? डर की कोई बात ही नहीं है। जब असीम अरुण जी का टिकट फाइनल हुआ, उनके नाम की घोषणा हुई, उसके बाद शीर्ष नेतृत्व के द्वारा उनको बुलावा आया, उनको शीर्ष नेतृत्व ने बुलाया। और निश्चित रूप से ये बनवारी लाल जी बता सकते हैं, शीर्ष नेतृत्व बता सकता है, लेकिन जो
हमारा मानना है या कार्यकर्ताओं का अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है जो अपने एक एक कार्यकर्ता का ध्यान रखता है। शीर्ष नेतृत्व ने निश्चित रूप से उनको कुछ चुनाव में लगने की बात कही होगी और निश्चित रूप से उनको आगे कुछ ना कुछ अच्छा बेहतर कुछ देने की बात कही होगी। और जो आपने कहा कि एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने लिखा था, हाँ, उनका ये स्लोगन पुराना ही स्लोगन है, ना दिल बदला ना दल बदला, हंसकर झेला हर हमला। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो उनके ऊपर कई आरोप प्रत्यारोप आए, कई बार उन्हें डरा धमका करके भी दूसरे दल में शामिल करने का प्रयास किया गया। इस नाते वो उनका वो पुराना स्लोगन है। और अमित शाह जी ने और शीर्ष नेतृत्व ने उनको जरूर विश्वास में लिया होगा और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां से वापस आने के बाद लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ वोट मांग रहे हैं। और हम पिछली बार जो सीट नहीं जीत पाए थे वो बनवारी लाल जौहरी जी के सहयोग से और असीम अरुण जी के चेहरे के माध्यम से वो सीट भी जीतेंगे और भारी मतों से कन्नौज सदर की विधानसभा का चुनाव जीतेंगे। अब अभी कुछ दिन पहले एक मामला आया था, रामेन कटारा जी पहले भारतीय जनता पार्टी में थे। उनका जो दिमाग है कुछ समाजवादी पार्टी की ओर मुड़ गया और फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। तो वो क्या करना चाहते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि राजनीति जो है वो बहुत ही धैर्य का विषय है। कभी कभी होता है कि व्यक्ति अपना धैर्य खो जाता है। रामेन कटारा जी उनकी भी अपनी दावेदारी थी कन्नौज सदर विधानसभा से। उनको भी उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी और वो चुनाव लड़ेंगे। जब उनका टिकट नहीं हुआ तो हो सकता है कि वो कुछ विरोधियों के द्वारा उनको कुछ ऐसी बात कही गई हो, कुछ बरगलाने का प्रयास किया गया हो और उनके बरगलाने में उनके बहकावे में आकर के वो समाजवादी पार्टी कार्यालय तक पहुंच गए। सुनने में आया कि उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन उसके कुछ ही घंटे बाद जब हम लोगों को पता चला, हमारी पार्टी के लोगों को पता चला, तो उनको हमारे जनपद के लोगों ने, हमारे जनपद का जो नेतृत्व है, जिला अध्यक्ष वगैरह ने उनको पुनः विश्वास में लेकर के एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया। और उन्होंने भी जैसा कि वीडियो के माध्यम से बताया कि उनको बरगला करके ऐसा गलत गलत बुलवा दिया गया था और वो पुनः भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके वो भी प्रयास कर रहे हैं। वो भी लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं और उनका भी जनता के बीच जो भी उनके लोग हैं, जो भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनसे उनके माध्यम से वो जनता के बीच जा रहे हैं और कन्नौज सदर विधानसभा जिताने की अपील कर रहे हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी लगातार 80-20 की बात कर रही है। तो 80-20 पर कौन कायम रहेगा? 80-20 का प्रश्न कई बार मैंने देखा है कि इसको जो मीडिया परसेप्शन में या पब्लिक डोमेन में भी कुछ अलग तरीके से कुछ लोग प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। 80-20 का मतलब किसी वर्ग विशेष या किसी समुदाय विशेष की बात नहीं हो रही है। 80-20 का विषय है कि जनता 80% जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी और जो बची हुई 20% जनता है, जैसा लग रहा है कि 20% लोग ही दूसरे दलों के साथ हैं, उसमें भी तमाम दल हैं। 80% की बात भारतीय जनता पार्टी इसलिए कर रही है कि हमने जो भारतीय जनता पार्टी ने पब्लिक के लिए, जो जनता के लिए जो काम किए हैं, वो लगभग हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों तक उन कामों द्वारा उनको लाभान्वित होने का मौका मिला है। हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय उससे लाभान्वित हुआ है। इसलिए हमें विश्वास है कि 80% जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी और हम प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। टिकट फाइनल हुई, लोग प्रचार भी करने लगे, असीम अरुण जी को टिकट भी मिल गई। क्या ऐसा नहीं लगता था कि कन्नौज सदर से कोई ऐसा प्रत्याशी रहा हो जो पहले से पार्टी से जुड़ा रहा हो और उसे टिकट दे दिया जाता? क्या ऐसा कोई विश्वास पात्र चेहरा कन्नौज में नहीं था जिसे भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर विश्वास दिला सके? विश्वास पात्र की बात ही नहीं आती है। जब बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी अपने सिपाही पर इतना भरोसा करती है कि एक ही सिपाही को लगातार 7 बार टिकट दिया। और रही बात असीम अरुण जी की, भारतीय जनता पार्टी एक वो संगठन है जहां पर कार्यकर्ता काम करता है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी का भी चेहरा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में चेहरा कमल का फूल होता है और चुनाव लड़ाता है उनका संगठन। भारतीय जनता पार्टी का संगठन आज इतना मजबूत है कि हम किसी भी प्रत्याशी को जीत दिलाने में सक्षम है। हमारा संगठन किसी भी प्रत्याशी को बड़े से बड़े जीत दिलाने में सक्षम है। जनता पार्टी लगातार विकास की बात करती चली आई है। क्या युवाओं को विकास के, रोजगार के भी अवसर प्रदान करेंगे या धर्म की राजनीति में ही उलझा कर रखेंगे? अब बात आती है विकास की। विकास और धर्म
ये विपक्षियों का काम है कि जब भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है तो वो धर्म की बात ले आते हैं। जबकि जो विपक्षी है वो लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म के ऊपर ही चुनाव लड़ती है और विकास के ऊपर कभी चुनाव नहीं, ना कभी विकास के ऊपर बात करती है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हमने पिछला जो लोकसभा का चुनाव था वो भी विकास के मुद्दे पर लड़ा। 2014 में सरकार बनाई थी। उसके बाद जब 2019 में जब हम पुनः जनता के बीच गए, माननीय नरेंद्र मोदी जी पुनः जनता के बीच गए, तो उन्होंने अपना जो 4 साल का रिपोर्ट कार्ड था उसको पेश किया। उसके आधार पर वोट मांगे और वही प्रक्रिया यहाँ उत्तर प्रदेश में चल रही है कि हम योगी जी ने अपने जो पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो भी कार्य किए उन्हीं विकास कार्यों के माध्यम से आज जनता के बीच जा रहे हैं और उसी के आधार पर वोट मांग रहे हैं। बात आती है धर्म की। बात धर्म की नहीं, बात है आस्था की। जो राम मंदिर का जो विषय है उसको लगातार धर्म से जोड़कर देखा जाता है। वो विषय धर्म का नहीं, वो विषय आस्था का है। राम मंदिर हमारे देशवासियों के लिए उतना आस्था का विषय है, क्योंकि किसी आक्रमणकारी के द्वारा बनाई गई मस्जिद कभी आस्था का प्रतीक नहीं हो सकती। चाहे इस देश का हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी आताताई किसी आक्रमणकारी के माध्यम से हमारे रामलला के मंदिर को तोड़कर उस मंदिर को जो मस्जिद का आकार देकर के बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया था, वो बनाने वाला एक आताताई था। इसलिए वो मस्जिद भी हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए आस्था का विषय बिल्कुल भी नहीं थी। इसको हाँ विपक्षी पार्टियां, विरोधी पार्टियां कई बार दूसरे धर्म के लोगों को, मुस्लिम धर्म के लोगों को बरगला करके और इसे धर्म के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। कोर्ट के माध्यम से बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से ये विवाद निपट गया और हम पुनः जो विषय था विकास का, हम उस पर आते हैं कि हम अभी योगी जी ने अपना एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया कि 4.5 लाख नौकरियां दी IT क्षेत्र में, तमाम प्राइवेट सेक्टर्स में और इसके अलावा पुलिस विभाग में, शिक्षा विभाग में नौकरियां आई। 68,500 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती और वो भर्तियां जो बिल्कुल एकदम निष्पक्ष भर्तियां हुई। यहाँ किसी एक जाति के लोगों को नहीं भरा गया, किसी एक धर्म के लोगों को नहीं भरा गया। ये पिछली सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार, उसमें जब नौकरियां आती थी, जब सरकारी नौकरियों की बात आती थी, तो जब चयन सूची जब हमारी आती थी तो उसमें हम देखते थे एक जाति का और एक धर्म का ही बोलबाला होता था। उसी जाति और धर्म के लोग लगते थे। और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भर्तियां हुई उसमें हर जाति हर धर्म के लोगों का ध्यान रखा गया, कोई पक्षपात नहीं हुआ और निष्पक्ष तरीके से यह प्रक्रिया पूरी हुई। क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में मेरे पास के आस पड़ोस के भी कई अभ्यर्थी थे इनका चयन हुआ, मेरे घर में भी कुछ लोगों का चयन हुआ। इसलिए मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकारी नौकरियों में कोई पक्षपात नहीं होता। देखिए, जब आपने शिक्षक भर्ती की बात की है तो हम बता दें कि अभी कुछ दिन पहले जो आपके शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने एक बयान दिया था और लिखित रूप से भी दिया था कि उनको 17,000 भर्ती चुनाव से पहले निकालेंगे। उसका कोई लगातार जो प्रशिक्षु हैं वो लगातार लड़ते रहे और उन्हें कहीं जो आचार संहिता लगने बाद में कहीं ना कहीं निराशा होकर वापस आना पड़ा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए और शिक्षकों के लिए किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रही है? हमने 17,000 शिक्षक भर्ती की जो बात करी थी, उससे पूर्व टेट का पेपर था। कुछ खुरापाती तत्वों के द्वारा, कुछ अराजक तत्वों के द्वारा उस पेपर को लीक कर दिया गया। वो पेपर आउट हो गया, जिस कारण से परीक्षा पूर्ण नहीं हो पाई। क्योंकि हमें क्या है कि जब कुछ अभ्यर्थी नए भी शिक्षक भर्ती आने से पहले टेट का पेपर हो जाएगा, अगर उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो अन्य कुछ अभ्यर्थियों को भी मौका मिल जाएगा और हमारे पास भी अवसर होगा योग्य अभ्यर्थियों का चयन करने का। अब तभी उसी दौरान आचार संहिता भी लग गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने उस वादे पर कायम है। अभी तक तो ये चुनावी बातें होते रही। कुछ हमारा आपसे एक व्यक्तिगत सवाल है। आप लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो आपका कद क्या भारतीय जनता पार्टी में कितना है? अगर आपका व्यक्तिगत प्रश्न है तो मेरा आप जवाब ये रहेगा, भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई कार्यकर्ता कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। इस पार्टी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है वो भी पोस्टर चिपकाने का काम करता है, पोस्टर लगाने का काम करता है और जो बूथ प्रमुख है उसका भी वही काम है। इस भारतीय जनता पार्टी में बूथ प्रमुख से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के कार्यकर्ता का बिल्कुल एक जैसा सम्मान होता है और मुझे भारतीय जनता पार्टी पर अपने दल पर पूरा भरोसा है। मैं निरंतर इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता रहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से क्षेत्र की सेवा करता रहूंगा और सारी चीजें संगठन को पता होती है। आज नहीं तो कल जरूर मेरे साथ भी कुछ अच्छा विषय जरूर होगा। जी, आप अगर कन्नौज में विकास की बात करें तो कन्नौज जिले में भारतीय जनता पार्टी ने कन्नौज के लिए क्या काम किया है?
भारतीय जनता पार्टी ने कन्नौज के लिए जैसा कि जब से हम सत्ता में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, कन्नौज विधानसभा हालांकि हमसे अछूती रह गई, हम नहीं जीत पाए, लेकिन हमारे लोकसभा जीतने के बाद हमारे सांसद जी के द्वारा तमाम कार्य कराए गए। और पिछली सरकारों के द्वारा जो महल बना करके जो केवल बिल्डिंगें बना करके खड़ी कर दी गई थी, इनमें कोई काम नहीं होता था, जैसे कि मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, और इनको कहते थे रिफर सेंटर का नाम दे दिया गया था कि मेडिकल कॉलेज में अगर कोई मरीज जाता था तो केवल वहां से रिफर का पर्चा बनता था और वो दूसरे जगहों पर रिफर कर दिए जाते थे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से इन सब संस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया गया। संस्थानों को आज मेडिकल कॉलेज में बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधाएं उपलब्ध है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर उपलब्ध हैं, हमारे जिला अस्पताल में भी बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है। और आज जो पहले रिफर सेंटर था, आज वो एडमिट सेंटर बन गया, वहाँ पर मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। आपने देखा होगा कोरोना काल में भी वहाँ पर कई मरीजों का इलाज हुआ और वो ठीक हुए। और जल्द में ही अभी जो समस्या थी, ऑक्सीजन की समस्या थी, उसको लेकर के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट भी लगा, जो माननीय सांसद जी के माध्यम से, उनके सहयोग के माध्यम से पूर्ण हुआ। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे तमाम काम कर रही है विकास के। जी, धन्यवाद प्रशांत त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार आप हमारे साथ चुनावी चर्चा में जुड़े रहेंगे। हम इसी तरह जो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और हम उन पर सवाल करेंगे और जवाब देंगे। आप देखते रहिए, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और कमेंट में आप अपने सवालों को लिखकर भेजें, जिससे हम जो आपकी जो प्रत्याशी हैं उनके लिए सवाल कर सकें। धन्यवाद।